भाइयों, इससे पहले कि मैं इस पेपर पे साइन करूं, मैं अपने कुछ ख्याल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन साहब का यह कहना है कि बहुत जल्द यहां पे एक बहुत बड़ा फैशन हाउस खुलेगा। ख्याल अच्छा है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी? मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग को तैयार होने में कम से कम 1.5 साल लगेगा, यानी कि इनकी कंपनी को शुरू होने में 1.5 साल लगेगा। तो फिर ये स्टाफ को अभी से क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? हम तो इस्तीफा देकर चले जाएंगे। फिर 1 साल तक क्या करेंगे? इस बिल्डिंग के नीचे बैठकर चने बेचेंगे। मिस्टर विशाल सक्सेना बदनाम आदमी है और उनके साथ हम सब लोग भी बदनाम आदमियों में शामिल हैं। तो भाई साहब, आप हम जैसे बदनाम लोगों को नौकरी देने के लिए इतने उतावले क्यों रहे हैं, और वो भी दुगनी सैलरी पर? हमारे देश में 10 में से 9 आदमी काम की तलाश में हैं, जो कि आधी सैलरी पर आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर आप हमें काम देने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या हम आपके दामाद लगते हैं? क्या हम आपके साले लगते हैं? और रही विशाल सक्सेना की बात, तो उनकी जाती जिंदगी कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं की। मिस्टर राकेश, क्या यह सच नहीं है कि आपकी बेटी की शादी में मिस्टर विशाल सक्सेना ने अपने पर्सनल अकाउंट से रुपए दिए थे? शर्मा साहब, आप बताइए, क्या यह सच नहीं है कि आपके बेटे का ऑपरेशन शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में विशाल सक्सेना की बदौलत से हुआ? आप बताइए सिंह साहब, क्या यह सच नहीं है कि जब आपका घर दंगों में तहस नहस हो गया था, विशाल सक्सेना ने आपके पूरे परिवार को अपने घर में शरण दी थी? मैं अगर गलत हूं तो आप सब लोग मुझे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन एक बात सोच लीजिए, ऐसे आदमी ने जिसने हम सब की मदद की हो, क्या आपकी आत्मा उससे गद्दारी करने पर आपको माफ कर पाएगी? मिस्टर तनेजा, वेल आई एम सॉरी। तो भाइयों, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब हम चलते हैं। चलें? कुत्ते! ओहो, तो ये बात है। आप लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। आइए, आपको लातों की भाषा ही समझानी पड़ेगी। कम ऑन। तो ये बात है। रोको ना। छोड़ो संजय। तनेजा साहब, अगर आप 4 गुनी सैलरी भी ऑफर करें ना, तो भी हमारी वफादारी को नहीं खरीद सकते। और अगर बड़ा आदमी बनने का इतना ही शौक है ना, तो छोटी हरकतें करना छोड़ दीजिए। कम ऑन, लेट्स गो। मिस किरण, मैंने आपकी मदर की केस हिस्ट्री पढ़ी है। उनसे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स जगाने के लिए यह जरूरी है कि एक बार फिर से उन यादों को ताज़ा किया जाए जिनकी वजह से आपकी मदर इस सदमे का शिकार हुई। जी हाँ, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह आपकी मां को इस सदमे से निकालने के लिए एक सदमे की जरूरत है। तो क्या करना चाहते हैं आप? मेरे ख्याल से यदि मिस्टर विशाल को आपकी मदर के सामने लाया जाए तो। What? जी हाँ,
आपकी मां के सदमे की वजह आपके घर की तबाही है और अपने घर की तबाही की वजह वो मिस्टर विशाल को मानती है। मुझे उम्मीद है कि यदि मिस्टर विशाल को उनके सामने लाया जाए तो उनके बेजान दिमाग में जान आ सकती है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि जिस आदमी की वजह से मेरा घर खंडहर बन गया, उस आदमी का साया तक मैं अपनी मां पर पड़ने दूंगी? बट मिस किरण, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती डॉक्टर। आपको तो उम्मीद है कि विशाल के आने से मामा की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि विशाल का नाम भी अगर मामा के कानों तक पहुंचा तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। जिस आदमी ने उनकी बेटी के जज्बातों के साथ बरसों तक खिलवाड़ किया, जिस आदमी की वजह से उनका सुहाग लुट गया, उस आदमी को मैं मामा के सामने कभी नहीं आने दूंगी। लेकिन आपकी मां की बेहतरी के लिए मिस्टर विशाल ही एक रास्ता है। अब आपको ही ये फैसला करना है कि आप अपनी मां से ज्यादा प्यार करती हैं या मिस्टर विशाल से नफरत। आखिर कब तक मुझे एक बुत से ममता की भीख मांगनी पड़ेगी? कब तक एक गूंगी तस्वीर से बेटी पुकारने की फरियाद करनी पड़ेगी? मामा, तुम्हारा तो सिर्फ दिमाग सदमे का शिकार हुआ है। मेरी तो पूरी जिंदगी सदमा बनकर रह गई है। जब भी मैं किसी खुशी की तरफ कदम बढ़ाने लगती हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल आता है मम, और मैं अपने आप को गुनहगार समझने लगती हूँ। वो एहसास मुझे बार बार ताने मारता है कि वहां तुम्हारी माँ सदमे में पड़ी है और तुम खुश होना चाहती हो, मुस्कुराना चाहती हो। हर हंसी के बाद मुझे उस हंसी का घंटों तक अफसोस मनाना पड़ता है मम। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो कम से कम आज उस बात का इतना तो एहसास दिला लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे जज्बातों को समझती हो माँ, किसी भी तरह। वरना मैं यहाँ तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी माँ। मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी। क्या जरूरत थी? मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी इतनी पहलवानी झाड़ने की? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम विशाल के वफादार कब से हो गए। मिस्टर संजय, आप नमक हलाल फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं, आप विशाल एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं। वहां पर वफादारी की कोई कीमत नहीं है। मेरे लिए तो है। मैं विशाल से गद्दारी करूंगा तो खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। विशाल एंटरप्राइजेस का एम्प्लॉय होने के नाते वफादारी उनकी तरफ मेरा कमिटमेंट है। तो उस कमिटमेंट को निभाने के लिए आप अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं, है ना? कमिटमेंट के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना, तो संजय कभी पीछे हटेगा नहीं। आफ्टर ऑल कमिटमेंट इज कमिटमेंट, चाहे वो नौकरी का हो या जिंदगी का। अच्छा लगा ये जानकर कि
आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट की अहमियत जानते हैं। लेकिन संजय, 9 से 5 की नौकरी में और पूरी जिंदगी के कमिटमेंट में बहुत फर्क है। बोलता हर कोई है, निभाता कोई नहीं। मैं हर कोई नहीं हूं, आजमा के देख लो। क्या सोचने लगी? सोच रही हूं तुम हो क्या। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं, और कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती ही कितना हूं। ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता हूं। मेरा असली नाम है डाकू मंगल सिंह। मैं दिन में काम करता हूं और रात को लोगों के घर लूटता हूं। साल में 3 महीने जेल में कंचे खेलता हूं, और जब दिल उठ जाता है तो जेलर का खून करता हूं, बाहर निकल जाता हूं। अब तक 21 जेलरों को मैं परलोक पहुंचा चुका हूं, और इस साल के एंड तक 25 का स्कोर पूरा करने का इरादा है। 25? मेरी फेवरेट डिश है आदमी का दिमाग। और you know what my favorite drink is? What my favorite drink is? It's blood. मैं एक मुजरिम हूँ, अभी अभी 14 साल की सजा काट के आया हूँ, और पिछले महीने मैं फिर जेल गया था क्योंकि एक लड़की को मैंने छेड़ा था, और उसके बाद मैंने उस जेलर का खून किया और वहां से भाग निकला। आजकल मैं ड्रग्स में डील कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम में मैं दारू की भट्टी भी चलाता हूँ, और बंदूक रखना मेरा शौक है, और कोई पसंद आ जाए तो उसे चला भी देता हूँ। और एक बात, मुझे खून की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मुझे खून की खुशबू बहुत पसंद है। कुछ और जानना चाहेंगी मेरे बारे में आप? किरण? 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 कम ऑन यार, मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम सीरियस हो गई? Leave me alone. तुम जाओ यहां से संजय, तुम जाओ। Okay. You take care. माँ, तू आ गई माँ? तो कितने दिनों के बाद आई माँ? मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था। मत कह मुझे मां, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। जिंदगी भर मैं तुझे सिखाती रही कि अपने खानदान की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करना, लेकिन तूने उस इज्जत को दूर गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। एक बार इससे पहले भी तूने इस घर की बहू का बहिष्कार किया। उस वक्त मेरी ममता तेरे दुख के आगे अंधी हो गई थी, लेकिन इस बार मैं अपनी ममता को घर की इज्जत पर हावी नहीं होने दूंगी। विशाल, तेरे और अंजलि के बीच जो भी हुआ
वो घर का मामला था, घर में सुलझ सकता था। दोष चाहे किसी का भी हो, उससे घर से निकालने का तुझे कोई हक नहीं है। और अंजलि का इस घर में रहने का कोई हक नहीं है मां। और जहां इज्जत का सवाल है, उसने भी इस खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है। मेरे नाम की परवाह छोड़कर किसी और में खुशियां ढूंढने लगी है वो। किसी और में खुशियां ढूंढने के लिए तूने ही उसे मजबूर किया होगा। अरे एक पत्नी को पति का नाम ही नहीं, उसका प्रेम चाहिए। क्या तूने उसे वो प्रेम दिया? हाँ, तेरे पास तो दौलत कमाने के सिवा वक्त ही कहां है। तेरे लिए तो नाते रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं है, चाहे वो पत्नी हो या मां। तुझे किसी की फिक्र नहीं है। अंजलि का नाम अपने साथ जोड़कर अपने आप को मत गिराओ मां। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं कि इसका सबूत देना पड़ेगा मुझे। सबूत तो तूने दे ही दिया बेटा। विशाल, एक बात बता, मैं इतने अरसे आश्रम में रही, कभी तो मुझसे मिलने आया? कभी तूने मुझे फोन किया? कभी तूने मुझे कोई चिट्ठी लिखी? तू तो बहुत ऊंचा आदमी बन गया बेटा, इतना ऊंचा कि तेरी माँ का प्यार भी तेरे पाँव के नीचे खो गया। एक बात बता बेटा, क्या तू वही विशाल है जो बचपन में स्कूल जाते वक्त अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ता था? बता, क्या तू वही विशाल है जो स्कूल से वापस आकर सबसे पहले अपनी माँ की सूरत देखना चाहता था? नहीं बेटा नहीं, तू बदल गया है, तू बदल गया है। मां, मैंने सपने में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे गलत समझोगी। तुमने तो कहा था कि एक मां अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन तुम्हें मुझे पहचान न सकी। मैं नहीं बदला मां, तुम बदल गई हो, तुम्हारी नजर बदल गई है। मैं कभी नहीं बदल सकती। कल भी तेरी माँ से पहले मैं इस घर की इज्जत थी, आज भी हूं और हमेशा रहूंगी। इस घर की इज्जत की रक्षा करना मेरा धर्म है। उसके लिए चाहे मुझे अपनी ममता की ही बलि क्यों न चढ़ानी पड़ी, समझा? एक बात कान खोलकर सुन ले विशाल, जब तक तू बहू को इस घर में नहीं लाएगा, मैं तुझसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। क्या एक बदचलन औरत के लिए तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगी? अपने दिल से पूछ मां, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? इस बार मैंने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं विशाल। वहां तेरी आवाज तक नहीं पहुंच सकती है। तुझे बहू को घर में लाना होगा, ये तेरा परम कर्तव्य है। मैं उस बज़ात लड़की की छाया इस घर में कभी नहीं पड़ने दूंगा। वो बेशरम है, बेहया है, दगाबाज है। अदब से बात कर। जिसे तू गाली दे रहा है वो इस घर की बहू है, और इस खानदान की मर्यादा है कि जो औरत एक बार इस खानदान का मंगलसूत्र पहनकर इस घर में आती है, सिर्फ उसकी आती ही यह घर छोड़ सकती है। मैं दोबारा तुझे अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने दूंगी। दरवाजा खोल मां। मां, दरवाजा खोल मां। दरवाजा खोल मां।